हेलो दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा जीएस चल रहा था, जीएस में मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा सीरीज़ चल रहा था। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने 3 वीडियोज़ देखा है टोटल, और 3 वीडियोज़ में हमने क्या क्या देखा। यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में किस प्रकार हो रहा था, हमने ये देखा। और अगर हम देखें तो किस प्रकार से आए थे यूरोपीय कंपनी भारत में, उनका क्रम क्या था। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद आए थे डच आए थे, डच के बाद हमारा अंग्रेज़ आए थे, फिर उसके बाद अगर बात करें तो डेनमार्क वाले आए थे, डेनमार्क के बाद ये आए थे फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी के बाद आए थे स्वीडन के लोग। ये हमने देख लिया था, और इसमें हम एक एक करके सबको पढ़ भी रहे थे। जिसमें हमने सबसे पहले पुर्तगाल को पढ़ लिया था, पुर्तगाल हुआ। देन उसके बाद हमने डचों को पढ़ा, डचों के बाद हमने अंग्रेज़ों को, ब्रिटिशर्स को देखा, और इसके बाद आज हम देखेंगे फ्रांस के बारे में। और हमने ये भी बताया था कि डेनमार्क जो कंपनी थी वो आई थी 1616 में। उसकी पहली फैक्ट्री तंजौर, तमिलनाडु में स्थापित हुआ था। साथ ही साथ सबसे अंतिम में जो आए थे वो स्वीडिश वाले थे, स्वीडन से आए थे, ये सबसे अंतिम में आए थे। इन्होंने सर्वाधिक व्यापार अपना चीन से किया था। इनके बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं, और ना ही खास कुछ चीज़ें हैं ज़्यादा, क्योंकि चाइना में व्यापार किया था। अब हमने जब पुर्तगाल, डच और अंग्रेज़ों को देख लिया, तो चौथा महत्वपूर्ण जो कंपनी आई थी भारत में, वो फ्रांस की कंपनी आई थी। तो वो किस प्रकार से भारत का आगमन हुआ उस कंपनी का, और किस प्रकार से इन्होंने अपना सत्ता बसाने की कोशिश की, और लेकिन फिर वापस कैसे चले जाते हैं अंतिम में, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो उस समय फ्रांस में लुई 14 जो थे, लुई 14वां, उनका शासन काल चल रहा था। 14 मतलब इनका लुई नाम कई लोगों का रहा होगा, ये 14वें लुई थे। उनका शासन काल चल रहा था फ्रांस में, और इसी के शासन काल में 1664, ये डेट आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले पुर्तगालियों का मैंने बताया था 1498 में आए थे, डच 1595 में आए थे, और 1600 में आए थे अंग्रेज़, और उसके बाद 1664 में आए थे फ्रांसीसी। ये आने का क्रम था। तो यही है, 1664 में ये आ गए थे, और 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना भी हो गई थी। इनकी जो कंपनी थी, इनकी स्थापना जो 1664 में हुई, और इसे भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। ये जो राजा थे लुई 14वां, इस कंपनी को सरकार के द्वारा स्थापित कंपनी थी, तो ये कंपनी को भेजा भारत में व्यापार करने का अनुमति दिया 1664 में। और ये कंपनी आती है भारत में 1668 में। अपनी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में बसाया था। जैसा कि मैंने बताया था कि अंग्रेज़ों की तरह सेम टू सेम फैक्ट्री स्थापना का क्रम इनका भी उसी तरह से रहता है। जैसे अंग्रेज़ों ने पहले सूरत में, सूरत वाला पहले बन नहीं पाया था, मसूलीपट्टनम वाला बन के तैयार हो गया था उसके पहले, लेकिन उसके बाद मसूलीपट्टनम में तो सेम इसी तरह से ये लोग भी चलेंगे। कौन? फ्रांस वाले भी। तो पहला कंपनी इन्होंने सूरत में बसाया 1668 में आने के 4 साल बाद, और दूसरी फैक्ट्री 1669 में, 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री बनाई। देखो यहाँ पे मैंने भी लिख भी दिया है कि ब्रिटेन की भी ऐसे ही था। ब्रिटेन की भी फैक्ट्री की स्थापना का क्रम ऐसे ही था कि पहला उन्होंने सूरत में बनाया और दूसरा मसूलीपट्टनम में बनाया। धीरे धीरे क्या होता है कि भारत के अन्य क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने लगते हैं ये लोग। भारत की सत्ता को देखते हैं और धीरे धीरे भारत के अन्य क्षेत्रों पर भी धीरे धीरे नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सूरत से शुरू करते हुए फैक्ट्री जब स्थापित करते हैं तो वहाँ पे स्थापना इनका हो जाता है, फिर मसूलीपट्टनम में, फिर धीरे धीरे जैसे 1673 में पांडिचेरी में अपना अधिकार जमाया, और 1954 में यहाँ से जाते हैं आज़ादी के बाद भारत का। 1954 तक ये लोग फ्रांसीसी पांडिचेरी में रहते हैं। इसके बाद 1674 में चंद्रनगर में, माहे, कारिकल यहाँ पे पहले कहा जाता था, ये जो जगह थे यहाँ पे नियंत्रण इन्होंने किया था। तो आप जब पांडिचेरी के बारे में पढ़ेंगे, पांडिचेरी जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, उसके ये सब डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, माहे, कराईकल, ये सब डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं इस समय वर्तमान में। तो अगर हम फ्रांसीसियों की बात करें, तो फ्रांसीसियों की बात करने के क्रम में अगर हम एक चीज़ देखें कि फ्रांसीसी कब आए और किस प्रकार वो स्थापित होते हैं कहाँ कहाँ पे, तो उनके बारे में बहुत सिंपल सा चीज़ अगर है तो देखें कि 1664 में वो आ गए थे भारत में।
1664 में उनकी कंपनी भी स्थापित हो गई। 1668 में आकर उन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1669 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद चंद्रनगर, माहे, कराईकल, पांडिचेरी 1673 में पांडिचेरी। फिर उसके बाद 1674 में चंद्रनगर, माहे, कराईकल के बारे में देखते हैं हम कि वहाँ पे इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया, अपना नियंत्रण बनाया। अब आगे देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। फ्रांसीसियों ने भी किसका नीति अपनाया था? ब्रिटेन की नीति अपनाई थी, वही वोट डालो राज्य करो, कि भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना तथा भारतीय क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित करने लगे ये लोग भी। कि पहले तो उन्होंने हस्तक्षेप किया राजनीतिक मामलों में। क्या किया? एक राजा से कहा कि हम आपका सहायता करेंगे और दूसरे राजा को हरा देंगे, इससे आपका विस्तार होगा। और राजा इससे भरोसा करते हुए, राजा जब जीत जाता था तो इन लोगों को व्यापार करने में छूट दे देता था, बहुत सारी रियायतें दे देता था। तो इस प्रकार ये भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे और धीरे धीरे भारतीय क्षेत्रों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करने लगे। धीरे धीरे राजा को अपने अंडर लेने लगे, मतलब कि इन द सेंस कि राजा से कहते कि आप सेना मत रखिए, हम सेना रख रहे हैं, आप बस पैसा दे दीजिए। तो राजा के पास सेना भी ख़त्म हो गया। तो अब जब चाहें ये ब्रिटेन वाले उन पर कब्जा कर सकते थे, उनके क्षेत्र पर कब्जा कर सकते थे। तो इन्होंने आंतरिक तथा राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे ये लोग। राजाओं के जो राजनीतिक मामले थे, आंतरिक मामले उत्तराधिकार वगैरह के बारे में, उसमें हस्तक्षेप करने लगे। इसी क्रम में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों में संघर्ष होता है। जब दो कंपनियां स्थापित हो रही थी बहुत अच्छे स्तर पे भारत में, ब्रिटेन एक तरफ से अच्छे स्तर से चल रहा था और दूसरी तरफ फ्रांसीसी भी आगे बढ़ रही थी बहुत ही मजबूती से। तभी इन दोनों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है और इस संघर्ष को ही कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस क्रम में 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं, जिसमें क्या हुआ था कि फ्रांसीसी लास्ट में पराजित होकर भारत से चले जाते हैं। जैसे आपको बताऊं, याद दिलाऊं तो डच जो गए थे वो वेदरा के युद्ध में 1959 में हार कर गए थे। अब इसके बाद हम देखते हैं तीनों कर्नाटक युद्ध। तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, जिन्हें फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच जो युद्ध हुआ था उन्हें हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तो 3 युद्ध हुए थे इस तरह से। पहला युद्ध जो हुआ वो 1646 से 1648 में हुआ, 1746 से 1748 के बीच हुआ। इसमें क्या हुआ था, ये रीज़न क्या था इन दोनों गुटों में भारत में युद्ध होने का, कि भारत में भी युद्ध हुआ। ऑस्ट्रिया, यूरोप का एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, वहाँ पे उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था, सक्सेशन के लिए वार चल रहा था कि राजा कौन बनेगा। तो वहाँ पे अंग्रेज़ एक तरफ और फ्रांसीसी एक तरफ थे, दोनों अपोजिट साइड थे। तो वहाँ पे इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था, जिसका इफ़ेक्ट पड़ता है भारत में, और भारत में ये लोग भी लड़ने लगते हैं। तो किस वजह से ये युद्ध समाप्त होता है? वहाँ ऑस्ट्रिया में क्या होता है, एला सापिल की संधि हो जाती है, कहीं कहीं एक्स ला सापिल भी बोलते हैं, कहीं एला सापिल की संधि भी बोलते हैं। तो ये 1748 में जब संधि हुई तो क्या हुआ कि यह युद्ध रोक दिया गया। ऑस्ट्रिया में संधि हुई थी। तो ये जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध हो रहा था, जिसमें फ्रांस एक तरफ था और ब्रिटिश एक तरफ थे, दोनों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था कि ऑस्ट्रिया में राजा कौन बनेगा। एक तरफ फ्रांस था, एक तरफ का साथ दे रहा था फ्रांस, एक तरफ का साथ दे रहा था अंग्रेज। इसलिए भारत में भी युद्ध हुआ और बाद में एला सापिल की संधि होती है, एक्सला सापिल की संधि होती है और युद्ध ये रुक जाता है। इसमें विशेषता क्या थी, इस भारत में क्या चीज़ हुआ था कि भारत में जो फ्रांस का गवर्नर था डुप्ले, इसके बारे में आप लोग सुने होंगे। डुप्ले जो था वो क्या करता है, मॉरिशस का एक फ्रेंच गवर्नर था ला ब्रूडाने, इसको बुलाता है अपने हेल्प के लिए भारत में। मॉरिशस से ला ब्रूडाने को बुलाता है डुप्ले, और क्या करता है, ब्रिटेन से मद्रास को छीन लेता है। ब्रिटेन से मद्रास को छीन लेता है ला ब्रूडाने को बुलाकर। मद्रास ब्रिटेन के कब्जे में था, जिसे फ्रांस यानी डुप्ले ला ब्रूडाने की सहायता से छीन लेता है। इस दौरान क्या होता है, भारत में एक युद्ध होता है सेंट थॉम का युद्ध 1748 में। सेंट थॉम का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को जानना चाहिए। सेंट थॉम का युद्ध होता है 1748 में, यही फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच में, जिसमें मद्रास वापस दिए गए तथा यूएसए के क्षेत्र को फ्रांस को वापस दिया गया। अब क्या हुआ था इसमें कि अमेरिका में कुछ क्षेत्र था यूएसए में,
कुछ क्षेत्र ऐसा था फ्रांस का जिस पर ब्रिटिश कब्जा कर लिए थे, ब्रिटिश यानी अंग्रेज कब्जा कर लिए थे। और भारत में मद्रास जो ब्रिटेन का था उस पर फ्रांसीसी कब्जा कर लिए, फ्रांस ने कब्जा कर लिया। तो दोनों के बीच में अंतिम में समझौता होता है और मद्रास ब्रिटिश को लौटा दिया जाता है और अमेरिका का जो क्षेत्र था वो फ्रांस को लौटा दिया जाता है। ये युद्ध संधि पे समाप्त होती है। सेंट थॉम का युद्ध इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है 1748। तो ये विशेषता थी इस समय पे। इसके बाद फिर एक साल बाद द्वितीय युद्ध होता है कर्नाटक का। किसके किसके मध्य? अंग्रेज़ और फ्रांस के मध्य, फ्रांसीसियों के मध्य। 1749 से 54, 1749 से 1754 तक चला ये युद्ध। अब इसमें क्या रीज़न था युद्ध होने का, क्या ग्राउंड था, कारण क्या था? तो हैदराबाद एवं कर्नाटक उत्तराधिकार के लिए दो गुटों का निर्माण हो गया था। मतलब हैदराबाद जो एक जगह है और कर्नाटक जो एक जगह है, इन दोनों जगह पे उत्तराधिकार के लिए भाई भाई आमने सामने हो गए थे। हैदराबाद में जो बाप मरा था, मतलब राजा मरा था, तो उसके दोनों बेटे गद्दी चाह रहे थे। उसी तरह से कर्नाटक में राजा मरा था तो उसके दोनों बेटे गद्दी चाह रहे थे। तो हैदराबाद में जो एक बेटा था उसका साथ दे रहा था ब्रिटेन, एक बेटे का साथ, दूसरे बेटे का साथ फ्रांस। उसी तरह से कर्नाटक में एक बेटे का साथ अंग्रेज, एक बेटे का साथ फ्रांस दे रहा था। दोनों एक दूसरे के अपोजिट वाले व्यक्ति को राजा बनाना चाहते थे हैदराबाद और कर्नाटक में, मतलब कि उनका फ़ायदा हो। इस वजह से ये युद्ध होता है अंग्रेज़ और फ्रांस के मध्य में, हैदराबाद एवं कर्नाटक में उत्तराधिकार युद्ध की वजह से। ये युद्ध कब समाप्त होता है? पांडिचेरी की संधि होती है 1755 में, तब समाप्त होता है ये युद्ध। इसके बीच में एक युद्ध होता है, अंबूर का युद्ध होता है। अंबूर का युद्ध होता है, उसमें क्या होता है, फ्रेंच गुट और अंग्रेजी गुटों के बीच में युद्ध होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि अंबूर का युद्ध इसके दौरान होता है, अंबूर का युद्ध। ठीक है, तो इसमें क्या रीज़न था कि हैदराबाद एवं कर्नाटक उत्तराधिकार युद्ध हो रहा था, उसी में एक तरफ अंग्रेज एक तरफ फ्रांस हो गए। इसके वजह से इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ उसे द्वितीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, 1749 से 1754। इसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है 1756 से 1763। इसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। यूरोप में हुआ था ये युद्ध 56 से 63 तक, 56, 7, 63 होता है, तो 7 साल तक ये युद्ध चला था। इसलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में चल रहा था, उसी वजह से यहाँ पर भी चल रहा था, भारत में भी। ये 1756 से 63 तक चला था ये सप्तवर्षीय युद्ध। भारत में तो पहले ही ख़त्म हो जाएगा, अभी बात करते हैं इसके बारे में। ये भारत में कब समाप्त हुआ? जब वहाँ पे 1763 में पेरिस की संधि हुई, ये युद्ध तब समाप्त हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध जो हो रहा था। तो सप्तवर्षीय युद्ध जो यूरोप में चल रहा था, यूरोप के पेरिस की संधि जब हुई तब जाके ये सप्तवर्षीय युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। लेकिन उसके पहले ही फ्रांसीसियों का अंत भारत से हो जाता है। कैसे होता है? भारत में उसी क्रम में एक वांडीवास का युद्ध होता है। वांडीवास का युद्ध होता है 12 जनवरी 1760 के दिन। 12 जनवरी 1760 के दिन वांडीवास नामक स्थान पे एक युद्ध होता है, जिसे हम वांडीवास का युद्ध कहते हैं, 12 जनवरी 1760। इसमें क्या होता है? फ्रांस का पतन होता है। अंग्रेज का नेतृत्व कर रहे थे सर आयरकूट कर रहे थे, और फ्रेंच का नेतृत्व कौन कर रहा था? काउंट डी लाली। काउंट डी लाली ये कर रहा था फ्रांस का नेतृत्व, गवर्नर था उस समय पर। डुप्ले को वापस बुला लिया गया था पहले युद्ध के बाद में। तो इस प्रकार 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं, और अंतिम वाले तृतीय कर्नाटक युद्ध में जो वांडीवास का युद्ध होता है उस दौरान 1760 में 12 जनवरी को वहाँ से फ्रांस का पतन होता है, और फ्रांस का पूरी तरह से समझो बोरिया बिस्तर लेकर जाना पड़ता। पूरी तरह से नहीं, लेकिन अब वो जो थे सीमित हो गए, सीमित क्षेत्र में ही अब व्यापार वगैरह कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन ने उनको हरा दिया, तब उनको सीमित क्षेत्र तक ही रोक दिया। इसलिए यहाँ से ब्रिटेन जो था एक बहुत बड़ा यूरोपीय पावर बन के आगे उभर रहा था। तो इस तरह से बाकी कंपनियों को दबा दिया, और ब्रिटेन जो था अकेले एक बड़ी कंपनी के रूप में स्थापित हुआ भारत में। अब ये जो संधि हुई, 3 संधियाँ हुई कर्नाटक युद्ध में। ये था ना 3 संधि, पहले एला सापिल की संधि, फिर पांडिचेरी की संधि, फिर पेरिस की संधि। इसका ट्रिक हो सकता है ए पा पे,
ए से एला सापिल की संधि, पा से पांडिचेरी की संधि, पे से पेरिस की संधि। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। रिकॉल करा दूं मैं एक बार, तो लुई 14 का शासनकाल चल रहा था। उसी के शासनकाल में 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है और भारत भी आते हैं 1664 में, और भारत में इसे व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। ये सरकारी कंपनी थी। 1668 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री उन्होंने सूरत में बसाया, 69 में मसूलीपट्टनम में बसाया, और उसके बाद धीरे धीरे अपना नियंत्रण स्थापित करने लगे। 1673 में पांडिचेरी पर अधिकार जमाया और 1954 में जाते हैं। 1674 में चंद्रनगर, माही, कराईकल इन क्षेत्र पर कब्जा करते हैं, नियंत्रण करते हैं अपना। इसके बाद ब्रिटेन की नीति अपनाते हैं सेम टू सेम। डच जो थे वो बेदरा के युद्ध में ये मैं 1959 लिख दिया, सॉरी 1759। डच जो है वो 1759 में जाते हैं, और फ्रांसीसियों ने भी ब्रिटेन का नीति अपनाया था। राजनीतिक मामलों के साथ साथ आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे थे। और इसके बाद इसी क्रम में जब दो कंपनियां बढ़ रही थी आगे, तो दोनों के बीच में युद्ध होता है। इसे हम तीन युद्ध हुए, जिन्हें तीन कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। एक प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध का टाइम पीरियड था 1746 से लेकर 48 तक, जिसका कारण था कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार युद्ध हो रहा था, जिसमें एक तरफ का साथ दे रहे थे ब्रिटेन वाले, एक तरफ का साथ दे रहे थे फ्रांस वाले। इस वजह से वहाँ पे युद्ध हो रहा होता है, तो भारत में भी युद्ध होने लगता है। और वहाँ पे एक संधि होती है, एला सापिल की संधि, ऑस्ट्रिया में 1748 में। इस वजह से भारत में भी वो चीज़ संधि हो जाती है, भारत में भी नहीं लड़ते हैं। युद्ध के दौरान जब वहाँ पे युद्ध चल रहा था यूरोप में, तो भारत में भी लड़ रहे थे। डुप्ले ने ला ब्रूडाने को बुलाया था मॉरिशस से हेल्प के लिए, और ब्रिटेन से मद्रास को छीन लिया था। इस दौरान सेंट थॉम का एक युद्ध होता है। बाद में क्या हुआ कि संधि होती है, तो जो मद्रास छीना था फ्रांस वालों ने, उसे वापस दिया अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ जो यूएसए में एक क्षेत्र छीने हुए थे इनका फ्रांस का, और उस क्षेत्र को वापस करते हैं इस संधि के दौरान। द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है 1749 से 54 तक। ये वाला 3 साल के लिए समझ लो, 46, 47, 48, ये 5 साल के लिए, फिर ये 7 साल के लिए, 3, 5, 7 इस तरह से याद कर सकते हैं। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 54 तक हैदराबाद एवं कर्नाटक में उत्तराधिकार युद्ध हो रहा था, और उस उत्तराधिकार युद्ध में इंटरफेयर कर दिए थे ब्रिटेन एवं फ्रांस। दोनों एक दूसरे के अपोजिट पार्टी का सपोर्ट कर रहे थे। इस वजह से युद्ध दोनों के बीच होता है, और ये पांडिचेरी की संधि होती है, उसके दौरान समाप्त होती है 1755 में ये युद्ध। अंबूर का युद्ध होता है, अंबर या अंबूर का युद्ध इसे कहते हैं, जिसमें क्या हुआ था, फ्रेंच गुट और अंग्रेजी गुटों के बीच में युद्ध हो गया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध हमारा आता है 1756 से 1763 तक। इसे सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटेन की यूरोप में इसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1756 से 63 7 साल हो जाता है। इसके दौरान पेरिस की संधि होती है 1763 में, जो पूर्ण रूप से वहाँ पे यूरोप में होती है। युद्ध रोक देता है सप्तवर्षीय युद्ध को। लेकिन भारत में उसी दौरान, उस युद्ध के दौरान वांडीवास का युद्ध होता है 1760 में 12 जनवरी के दिन। इसमें क्या होता है, फ्रांस हार जाता है। अंग्रेज का नेतृत्व कर रहे थे सर आयरकूट, और फ्रेंच नेतृत्व कर रहे थे काउंट डी लाली। और इस युद्ध में क्या होता है, फ्रांस हार जाता है, और फ्रांस यहाँ से लिमिटेड हो जाता है, और इसके बाद ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाता है। और अंग्रेज एक भारत के बड़े कंपनी के रूप में उभर रहे थे, भारत में सबसे बड़ी कंपनी के रूप में आगे बढ़ रहे थे। और ए पापे ट्रिक है, ए से एला सापिल की संधि, पा से पांडिचेरी की संधि, और पे से पेरिस की संधि। ठीक है, तो ये आज हमारा यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन कंप्लीट होता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे उत्तर मुग़ल काल की तरफ। जो मुग़लिया सल्तनत जो थी वो कमज़ोर हो चुकी थी बाद में, उसके बारे में देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में किस प्रकार से उनका यूज है। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहा फ्रांस के बारे में। हमारा यूरोपीय कंपनियों का आगमन संपूर्ण रूप से समाप्त होता है। धन्यवाद। सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल के साथ जुड़े रहें।